नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। 3 और 4 जुलाई को 24वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। 2015 से लगातार पीएम मोदी इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करते आए हैं, लेकिन मौजूदा इस सम्मेलन में वो भाग नहीं ले रहे हैं। अब वो क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पीएम मोदी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि वास्तव में यह संघाई सहयोग संगठन क्या है, इसके विषय में भी जानेंगे। इसके तमाम पहलुओं के बारे में आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वीडियो को हम शुरू करें, सबसे पहले आपको बताते हैं कि वास्तव में ये संघाई सहयोग संगठन जो है, इसका महत्व क्या है, क्यों आखिर इसकी वजह से पीएम मोदी के शिरकत न करने की वजह से इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें संघाई सहयोग संगठन की, तो चाहे वो राजनीतिक हो, क्षेत्र आर्थिक हो, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हो, रक्षा हो, वास्तव में इस पर इसका ध्यान हमेशा केंद्रित रहता है। और भौगोलिक विस्तार हो या जनसंख्या हो, दोनों ही लिहाज से ये जो संगठन है, ये सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। यूरोशियाई क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 60%, वहीं वैश्विक जनसंख्या का 40% और जीडीपी के लिहाज से देखें तो विश्व की 20% की हिस्सेदारी को यह संगठन रखता है। साथ ही साथ इसके तमाम संबंध संगठन भी हैं, जिससे कि एससीओ लगातार अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करता है, चाहे वो एससीओ व्यापार परिषद हो, चाहे एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन हो। तो इस वजह से एससीओ का महत्व है और इसमें पीएम मोदी 2015 से लगातार शिरकत करते आए हैं, लेकिन अचानक इस बार उनका शिरकत न करना, इस बात को हम समझते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। एससीओ सम्मेलन पीएम मोदी क्यों नहीं हो रहे हैं शामिल, इस शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले उन बिंदुओं को देखते हैं जिसके अंतर्गत आज का ये पूरा संदर्भ हम समेकित करेंगे, जिस पर चर्चा करेंगे। खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, एससीओ का एक परिचय, क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं पीएम मोदी, इसको भी समझेंगे। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, उसकी तरफ चलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने की। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से ये संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम खबर की बात करेंगे। खबर फर्स्ट पोस्ट से है, वाई इज पीएम मोदी स्कीपिंग एससीओ समिट इन कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में जो समिट हो रही है उसको क्यों उन्होंने, पीएम मोदी ने स्किप कर दिया है। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत हो, सबसे पहले हम अपने पहले बिंदु के अंतर्गत आपको खबर और चर्चा में क्यों है ये मैंने बताया। साथ ही साथ एससीओ संघाई सहयोग संगठन के विषय में एक परिचयात्मक कुछ तथ्य हैं जिसके विषय में आपको जानना जरूरी है। किसी भी इस संबंध से में अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछता है तो इसकी अवधारणात्मक समझ आपको होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार का संगठन है, तो एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतर सरकारी अर्थात इंटर गवर्नमेंटल का मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जब किसी संधि पर हस्ताक्षर होता है और उस संधि के ही माध्यम से आगे उस संगठन का निर्माण होता है, ये संधि ही उस संगठन के संविधान का काम करती है, तो उसको अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। और जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन का होगा तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहेंगे। इसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है, अगर इसकी बात की जाएगी तो ये एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। अर्थात ये इसमें पॉलिटिकल पक्ष को भी कवर किया जाएगा, जो आर्थिक पक्ष है उसको भी ये समेकित करेगा, साथ ही साथ ये सैन्य संगठन भी है। अर्थात जिस तरह से नाटो है उस तरह से ये भी एक सैन्य संगठन के रूप में भी इसको देखा जाता है। लक्ष्य की अगर बात करेंगे तो जो भी इसके सदस्य देश हैं उस क्षेत्र में कैसे शांति स्थापित की जाएगी, सुरक्षा की कैसे होगी और स्थिरता कैसे आएगी, ये इसका लक्ष्य है। साथ साथ अगर बात कर दें इसका उदय कब हुआ, तो उदय की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले संघाई 5 के रूप में 5 ऐसे देश थे जो कि 1996 में ये एक साथ एक समूह के रूप में आते हैं। वो 5 देश कौन से थे, तो चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रूस था और तजाकिस्तान था। ये संघाई 5 के रूप में थे, लेकिन 2001 में इसमें एक देश और जुड़ता है, उज्बेकिस्तान, और इसके साथ साथ इसका निर्माण होता है 15 जून 2001 को। संघाई में ये एकत्र होते हैं, ये 6 देश एकत्र होते हैं और एक नए संगठन के गठन की घोषणा की जाती है और वहीं से एससीओ जो है संघाई सहयोग संगठन का जन्म होता है। तो इसके जन्म की जो तिथि है मूल रूप से वो 15 जून 2001 को मानी जाएगी। हालांकि इससे पहले ये संघाई 5 के रूप में इसका बीजारोपण हो चुका था, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, एससीओ का जो चार्टर है, चार्टर का मतलब एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें कि इस पूरे संगठन के निर्माण
इसकी संरचना, इसका लक्ष्य, इसके उद्देश्य क्या होंगे, ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं उस दस्तावेज में। तो ये चार्टर जो है 2002 में इस पर हस्ताक्षर किए गए, इस पर सहमति बनी और 2003 से इसका चार्टर लागू हो गया। अब सवाल उठता है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ। तो भारत की जब बात आएगी तो 9 जून 2017 को भारत और इसका पड़ोसी पाकिस्तान, ये दोनों संघाई में स्थायी रूप से इसके सदस्य हो जाते हैं। और ईरान की बात करें तो वर्तमान में सबसे नया इसका जो सदस्य है वो ईरान है, जो 2023 में इसमें शामिल होता है। और वर्तमान में अगर बात करें तो कुल इसमें शामिल देशों की संख्या जो है वो 9 देश हैं जो इस पूरे के पूरे संगठन में सम्मिलित हैं। इसके उद्देश्य पर जरा व्यापक रूप से दृष्टिकोण डालें तो देखें तो सदस्य देशों के बीच में आपसी विश्वास कैसे बहाल हो, पड़ोसी भावना को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ इन सदस्य देशों के बीच में चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, राजनीति हो, चाहे वो ट्रेड हो, व्यापार हो, अर्थव्यवस्था हो, अनुसंधान प्रौद्योगिकी हो या संस्कृति हो, इसको कैसे प्रभावी सहयोग इन सारे क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता है, ये इसकी कोशिश होती है। सुरक्षा की अगर बात करें तो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोध जो संरचना है RATS जिसको कहा जाता है, उसके माध्यम से मानव तस्करी, हथियार, आतंकवाद, इन सारे क्षेत्रों में ये प्रयास करता है। साथ ही CSTO जिसके माध्यम से सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन जिसको कहते हैं, उसके साथ भी ये सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ सुरक्षा, अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना, इस दिशा में ये क्रियाशील है। साथ ही साथ सैन्य दृष्टिकोण से अगर देखें तो आतंकवाद को कम करने के लिए विभिन्न सदस्य देशों के बीच में कैसे सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा दिया जाए, ये प्रयास करता है। इसी प्रकार आप देखें तो आर्थिक क्षेत्र में भी ये गतिशील है और ऐसे ही ये सांस्कृतिक क्षेत्र में भी गतिशील है, जिससे कि कला, उत्सव और प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न सदस्य देशों के बीच में सांस्कृतिक पहलुओं में सामंजस्य को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा शिक्षा है, ऊर्जा है, परिवहन है, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण है, इन क्षेत्रों में संबंधों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना और इसको सुनिश्चित करना, यह भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही साथ एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्क संगत नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की जाए, ये इसका उद्देश्य है। इन उद्देश्यों के साथ ये संगठन काम करता है। SCO के सचिवालय की बात करें तो बीजिंग में इसका सचिवालय है। साथ ही साथ इसकी भाषा को अगर देखें तो राजभाषा, जिसमें इसके सचिवालय में जिन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वो भाषा एक तो रूसी है और दूसरी चीनी है, अर्थात आधिकारिक कामकाज की जो भाषा है वो रूसी और चीनी। अब सवाल उठता है कि PM मोदी क्यों नहीं हो रहे शामिल। तो देखिए, इसका एक आधिकारिक कारण होता है और एक वास्तविक कारण होता है। तो आधिकारिक कारण तो ये बताया गया कि वास्तव में संसद का जो पहला सत्र है 24 जून से भारत में संसद, जो PM मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है, उसका संसद का पहला सत्र संचालित है 24 जून से ही। तो पहले सत्र की तिथियों से ये 3 और 4 जुलाई की जो तिथि है, ये दोनों टकरा रही है। तो आधिकारिक कारण ये बताया गया कि संसद का पहला सत्र चल रहा है, इसी सत्र की तिथि से ये इसके सम्मेलन की तिथि टकरा रही है, इसलिए PM मोदी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में इसके पीछे कुछ और भी कारण है। PM मोदी 2015 से लगातार SCO में भाग ले रहे हैं, जबकि भारत पूर्ण सदस्य नहीं था। भारत पूर्ण सदस्य 2017 में बनता है, उसके बाद तो भाग लेना स्वाभाविक था, लेकिन 2015 से ही PM मोदी लगातार इसमें शामिल हो रहे थे। ऐसे में इनका शामिल न होना लोगों को थोड़ा सा आश्चर्यचकित करता है, लेकिन इसके पीछे के कारण हैं, उन कारणों को हम देखेंगे। SCO शिखर सम्मेलन में भागीदारी ने भारत को अमेरिका के साथ तेजी से बढ़ते संबंधों के बीच बहुपक्षवाद के मुखौटे को बनाए रखने में भी मदद की है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत और अमेरिका के संबंध तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन साथ साथ भारत ने ये बिल्कुल नहीं साबित किया है कि हम केवल एक पक्ष की तरफ हैं, हम बहुपक्षवाद के समर्थक हैं और अन्य देशों के साथ भी हमारे जो संबंध हैं, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे अन्य जो हमारे पड़ोसी देश हैं, तो बहुपक्षवाद के जो मूल भावना है उसको जीवित रखने के लिए, उस मुखौटे को जीवित रखने के लिए इस संगठन के सम्मेलन में शिरकत करते रहना भारत की तरफ से, इसको हमेशा दिखाया गया। अब देखिए, 5 मई 2020 को क्यों शामिल नहीं हुए PM मोदी, इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, इस पूरे के पूरे संगठन में एक देश चीन है और चीन के साथ हमारे संबंध जो हैं, 5 मई 2020 को एक घटना हुई गलवान घाटी के पास, पैंगोंग तो झील जो है उसमें भारत और चीन की सेना के बीच में एक हिंसक झड़प होती है। वहां से दोनों ही देशों के बीच जो संबंध है उसमें काफी खटास आती है। पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध शुरू हुआ और दोनों देश, भारत और चीन के बीच संबंध काफी खराब हो गए। इसके बाद चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी हो या शी जिनपिंग हो, दोनों के बीच शिखर सम्मेलनों में कभी भी ये देखा गया, पीछे आप देखेंगे 2-4 वर्षों के अंतर्गत,
तो इन 4 वर्षों में आपको कभी भी ये नहीं दिखा कि एक बेहतर संवाद दोनों के बीच में दिखाई दे। आप देखें, चाहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो 2023 का दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ था, केवल संक्षिप्त मुलाकात होती है, यहां पर बहुत बातचीत देखने को नहीं मिली। इसी तरह से G20 हो बाली में जो 2022 में हुआ था, उसमें भी एक बहुत ही शॉर्ट, इन दोनों के बीच में शॉर्ट टॉक देखा गया, बहुत संक्षिप्त बातचीत देखी गई। ठीक यही चीज SCO शिखर सम्मेलन जो कि समरकंद में 2022 में हुआ था, यहां तो मुलाकात ही नहीं हुई दोनों के बीच में। और इसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई, वहीं से जो खटास थी, वो इसका मुख्य कारण था। और ये एक प्रकार का इस बात को दर्शाना था कि जब तक सीमा पर चीजें सामान्य नहीं होती हैं, स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं, तब तक बातचीत संभव नहीं है। ये एक दिखाने का, एक अपनी अपनी बात को व्यक्त करने का एक तरीका भी कहा जा सकता है। पूर्वी लद्दाख में जो गतिरोध था, दोनों देशों के बीच संबंध वास्तव में अभी भी आप देखेंगे तो काफी ठंडे हालात में है, संबंध बेहतर नहीं है। भारत ने हाल ही में एक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को भी, जिसको कहते हैं कि आग में घी डालना, तो भारत ने अमेरिका और भारत की दोस्ती बेहतर है, इसी दरमियान चीन को यह दिखाते हुए कि एक प्रतिनिधि मंडल था, उसको धर्मशाला में दौरा करने की अनुमति दे दी गई। इस बात से भी चीन ने काफी विरोध जताया, लेकिन उस पर भारत ने बहुत अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, इसको परमिशन दे दिया गया। साथ ही साथ नई दिल्ली और बीजिंग के साथ जो सीधी उड़ान शुरू करने की बात थी, उससे भी भारत ने इनकार कर दिया। इन सारी बातों के पीछे का जो मंतव्य है वो ये है कि चीन जब तक सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं करता, हम इस प्रकार की चीजें अपने व्यवहार में दर्शाते रहेंगे। मई 2020 की झड़पों के बाद से दोनों पक्षों ने गतिरोध को हल करने के लिए, ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हुई, कमांडर स्तर की लगभग 21 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन 22वीं दौर की वार्ता भी होनी है। लेकिन जब तक इन वार्ताओं के क्रम में उस बात का हल नहीं आता है, तब तक सामान्य वार्ता शुरू नहीं हो सकती है। शायद इसीलिए जो हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच संबंध जो हैं वो जस के तस हैं, अपनी जगह पर हैं, उसको बेहतर होने के लिए ये एक परिलक्षण है इस मीटिंग में, इस सम्मेलन में शामिल न होना, ये मोदी का एक निर्णय है। साथ ही साथ चीनी सेना ने कहा कि दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में 4 बिंदुओं पर, वो कौन कौन बिंदु हैं? एक गलवान घाटी, एक पेंगोंग झील, एक हॉट स्प्रिंग और एक जियानन दबान, गोगरा जिसको कहते हैं, यहां से पीछे हटने पर सहमत हो गए हैं ये, लेकिन चीनी सेना कह रही है। लेकिन भारत का क्या कहना है? भारत का ये कहना है कि 2 ऐसे बिंदु हैं जहां से चीनी सेना जब तक वापस नहीं हटती है, तब तक किसी भी प्रकार का संवाद, किसी भी प्रकार की सार्थक बातचीत शुरू नहीं हो सकती है। पहले के हम स्टेटमेंट पे कायम है। अब देखिए कौन कौन से वो जगह है, तो एक तो है देपसांग और दूसरा है डेमचोक। इन क्षेत्रों से पीछे हटने के लिए भारत दबाव डाल रहा है। देखिए डेपसांग की अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी स्थिति है, आप देख सकते हैं, ये एक प्लेन क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? एक मैदानी क्षेत्र है। और इस मैदानी क्षेत्र की जहां तक बात है, तो इसी के पास से एक सड़क भी गुजरती है, लगभग 255 किलोमीटर की ये सड़क है, दारबुक श्योक DBO जिसको कहते हैं। दारबुक श्योक से चल के ये सड़क DBO अर्थात दौलत बेग ओल्डी तक ये सड़क जाती है। और ये सड़क हम कह सकते हैं कि भारत क्या विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़कों में से एक है। 13,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दौलत बेग ओल्डी की जहां तक बात है, तो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित एक हवाई पट्टी भी है। भारत का सैन्य अड्डा है, पारंपरिक रूप से कहें तो एक शिविर स्थल हुआ करता था। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC के करीब ये रोड बनाई गई है। और इस मैदानी क्षेत्र पर जब 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था, तो चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ये मैदानी क्षेत्र ऐसा है जहां पर टैंक और बख्तरबंद जो दस्ते हैं वो आसानी से शिरकत कर सकते हैं। और 2013 में 19 किलोमीटर और अंदर तक चीनी सेना आ गई। अब भारत का ये कहना है कि जब तक आप इस क्षेत्र से पीछे नहीं हटते हैं, हालांकि बीच में चीन ने कहा कि हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहां से चीनी सेना पूरी तरह से पीछे नहीं हटी है। तो भारत का ये कहना है कि जब तक आप यहां से देपसांग प्लेन से पीछे नहीं हटते हैं, तब तक किसी प्रकार की बातचीत नहीं की जाएगी। और इसलिए इस क्षेत्र का सामरिक महत्व है, क्योंकि यहीं से भारत की एक महत्वपूर्ण सड़क जाती है, जिस सड़क का जिक्र मैंने किया, दारबुक श्योक DBO अर्थात दारबुक श्योक से लेकर देपसांग प्लेन को जोड़ने वाली जो सड़क है, जो कि लद्दाख और काराकोरम को जोड़ती है, काराकोरम दर्रे में स्थित है। यहीं से साल्टोरो रिज जो है और सियाचिन ग्लेशियर भी साफ साफ दिखाई देता है। अर्थात इस सड़क पर अगर कब्जा होता है चीन का, तो भारत के लिए रणनीतिक रूप से यह काफी हानिकारक होगा। इस वजह से भारत ये कहता है कि आपको पहले यहां से हटना होगा। दूसरी बात, डेमचोक का जो क्षेत्र है, डेमचोक के क्षेत्र की अगर बात करें तो ये इसकी स्थिति आप देख सकते हैं यहां पर स्थित है। और ये भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हिसाब से भारत का ये कहना है, ये क्षेत्र हमारे हिस्से में आता है, जबकि चीन यहां पर बार बार भारत
में जो घुसपैठ करने की कोशिश करता है और बार बार यहाँ पर झड़प देखने को मिली है। तो भारत का ये कहना है कि जब तक इन दोनों क्षेत्रों से आप पीछे हट के स्थिति सामान्य नहीं करते हैं, तब तक असामान्य परिस्थिति जब तक बनी रहेगी, तब तक किसी भी प्रकार की वार्ता संभव नहीं है। अर्थात जब तक चीन के साथ उनके संबंधों को सामान्य स्थिति में बहाल नहीं किया जाता, तब तक इस प्रकार की बातचीत संभव नहीं है। तो एक तरह से इस सम्मेलन में पीएम मोदी का न जाना, जो कि 2015 से लगातार जा रहे थे, एक कड़ा संदेश भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम यही तक समझेंगे। इसके बाद हमारी एक परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है। उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से एनसीईआरटी कोर्स जो है वो दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है। एडमिशन ओपन हो चुका है और 9 जुलाई से कक्षाएं भी प्रारंभ हो रही हैं। इससे संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अंत में एक सवाल आपके लिए है जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, किसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एससीओ के नए सदस्य के रूप में कौन सा देश 2023 में शामिल हुआ? आपके सामने ऑप्शन है ईरान, मंगोलिया, बेलारूस या तुर्कमेनिस्तान। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।